नमस्कार, मैं हूं गीतू चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 का खास शो इंडिया रिपोर्टर्स, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि उनसे जुड़े हर सवाल का जवाब भी तलाशा जाता है। जहां सत्ता के गलियारों की हर हलचल पर हमारी पैनी नजर रहती है और जहां सरहद से लेकर सड़कों तक हर बड़ी और अहम खबर की सच्चाई आपके सामने बेबाकी से रखी जाती है। आज भी देश और दुनिया में कई ऐसे मुद्दे हैं जो सुर्खियों में हैं। कहीं बड़े फैसलों की गूंज है तो कहीं जमीनी हकीकत उन दावों को चुनौती दे रही है। विकास के वादों के बीच आम आदमी की परेशानियां भी लगातार बढ़ रही हैं। हमारे संवाददाता देश के कोने कोने से आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स जो सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं बल्कि सिस्टम से सीधे सवाल भी पूछती है। तो तैयार रहिए, क्योंकि अब खुलेगी हर खबर की परत, होगी हर दावे की पड़ताल और सामने आएगी हर सच्चाई बिना किसी लाग लपेट के। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की बड़ी और खास खबरों का। सत्र के आज दूसरे दिन 59,000 करोड़ की परियोजनाओं को पेश किया गया। इनमें एक्सप्रेस वे, लिंक एक्सप्रेस वे, धार्मिक पर्यटन, औद्योगिक विकास और तमाम जनता से जो जुड़े मुद्दे थे उनको आज बजट पेश किया गया। और ये अनुपूरक बजट था। इसको पेश करने के बाद जो लगातार वहाँ विपक्ष था, हंगामा कर रहा था, लगातार वहाँ पर पूरा सदन चलने नहीं दे रहा था। इसको लेके बीच में एक बार सदन को रोकना पड़ा और 1 घंटे के बाद फिर सदन शुरू हुआ, फिर हंगामा शुरू हुआ। लगातार वो जो राम मंदिर मामला है उसको लेके लगातार वहाँ पर जोर जोर से वहाँ पर नारे लगा रहा था। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि ये जो राम मंदिर मामला है उसको लेके लगातार वहाँ पर जोर जोर से वहाँ पर नारे लगा रहा था। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है और कहीं ना कहीं जो 25 करोड़ जनता है उत्तर प्रदेश की, उसके साथ भी अन्याय कर रहे हैं। हमने पूरा चर्चा करने का मौका दिया है। हमने जनता से जुड़ी जो तमाम परियोजनाएं हों उनके बजट को पेश किया है। तो हमने इसमें कहा कि हम पूरे इसमें बात करेंगे। पूरा जो बजट है उस पर पूरा हम मौका देंगे आपको, लेकिन आपने मौका नहीं लिया और लगातार जिस तरह आप यहाँ पर व्यवहार कर रहे हैं वो बहुत ही अलोकतांत्रिक है, ये नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें नसीहत भी दी कि कम से कम सदन की गर्मा को रखना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा, सर्वदलीय बैठक में हमने सभी जो दल थे उनको बुलाया था और बातचीत भी हुई थी कि मानसून सत्र को ठीक तरीके से चलने दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो आपने आज माहौल बना रखा है ये कतई उचित नहीं है। कैमरामैन सर्वजीत के साथ सुशील कुमार तिवारी, इंडिया डेली 24/7, लखनऊ। देश में 3 सीटों पर हुए बाई इलेक्शन में अब बीजेपी को मुंह की खानी पड़ गई। देखिए, खास तौर पर एक ऐसी सीट जिसका हम जिक्र आज कर रहे हैं, ये है बिहार की बांकेपुर की सीट। 30 साल से बीजेपी का गढ़, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी और साथ ही साथ उनके पिता नवीन सिन्हा की विरासत, ये सारी चीज़ें इसी कुर्सी से जुड़ी थी और इसी सीट से भी। बांकीपुर सीट पर बीते दिनों रुझान जो है वो सामने आया, रिजल्ट जो है वो सामने आया और उसमें अब बीजेपी जो है वो वहाँ से हार गई। एक ऐसी सीट बांकीपुर की सीट है जहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव जीता करते थे, चुनाव लड़ा करते थे और उसी सीट से बिहार सरकार की मंत्री के पद से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक उन्हें पहुँचाया। वो सीट कल बीजेपी जो है वो बुरी तरीके से हार गई। बीते दिन जब रिजल्ट सामने आया उसके बाद समीक्षा का दौर शुरू हुआ, लेकिन ये पूरी कहानी कहाँ से शुरू हुई आज आपको हम बता रहे हैं। खासतौर पर जब बांकीपुर का जिक्र होता है, बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट एक ऐसी सीट मानी जाती है जो कि बीजेपी की गढ़ की सीट है। साथ ही साथ यहाँ से उस वक्त बीजेपी के विधायक और मंत्री रहे नितिन नवीन चुनाव लड़ते थे। उससे पहले उनके पिता नवीन सिन्हा चुनाव लड़ते थे और इस बार जो चुनाव में उम्मीदवार उतारे गए उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी नजर आई। देखिए, एक सीट पर 2 उम्मीदवार जो है वो उतारे गए। पहले बीजेपी अभिषेक सिन्हा को उम्मीदवार बनाती है, उनका नामांकन होता है, उसके बाद नामांकन वो रद्द करा लेते हैं। उनका साफ कहना होता है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पारिवारिक जो मतभेद और कई सारे मुद्दे जो हैं वो सामने आते हैं, लेकिन ठीक बाद बीजेपी एक नए उम्मीदवार को चुनती है जो चुनाव हार जाते हैं, जिनका नाम नीरज सिन्हा है। अब नीरज सिन्हा एक आम कार्यकर्ता होते हैं जिन्हें बीजेपी उम्मीदवार बनाती है और ये सोच के कि वो उनका गढ़ है, वो जीत जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अब बीजेपी के खिलाफ वहाँ पर इनकम्बेंसी नज़र आई और एक ऐसे किले को प्रशांत किशोर ने भेज दिया जो कि करीब 30 से 35 साल का बना हुआ किला बीजेपी का था। बांकीपुर सीट पटना के
चर्चित सीट और शहरी क्षेत्रों में से सीट जो है वो मानी जाती है, जहां पर सबसे ज़्यादा वोटर्स जो हैं वो युवा वोटर्स हैं और इसके अलावा सवर्ण समाज के सबसे ज़्यादा वोटर्स और ख़ास तौर पर कायस्थ समाज के वोटर्स हैं। और ये वो वोटर्स हैं जो एक वक्त बीजेपी के सबसे करीबी माने जाते हैं और यही वोटर्स नितिन नवीन को चुनाव जिताते थे। लेकिन जब नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उसके बाद वो राज्यसभा गए तो ये सीट खाली हो गई। अब इस खाली सीट पर नितिन नवीन के बदले नीरज सिन्हा उम्मीदवार बने। लगातार प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन उनके सामने जो प्रतिद्वंदी थे वो जनसुराज के सूत्रधार और राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर माने जाते हैं वो प्रशांत किशोर थे। बीते दिन जब चुनाव परिणाम आए तो 18,000 वोट से ज़्यादा के मार्जिन से प्रशांत किशोर बांकीपुर की सीट जीत गए और बीजेपी हार गई। बीजेपी के नीरज सिन्हा को मुंह की खानी पड़ी और उसके बाद अब समीक्षा का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। समीक्षा का दौर इस कदर शुरू हो चुका है कि पटना से लेकर दिल्ली तक इसको लेकर समीक्षा की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि बांकीपुर सीट जो विरासत की सीट थी वो भी बीजेपी हार गई। क्या सम्राट चौधरी इसके पीछे जिम्मेदार हैं या खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष? वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र सिंह के साथ उत्कर्ष, इंडिया डेली, दिल्ली। कश्मीर घाटी में कल यानी कि 5 अगस्त को धारा 370 हटाए जाने को 7 साल जो है वो हो जाएंगे और इन 7 सालों में कश्मीर घाटी में अनूठी तस्वीरें जो है कोने कोने से कश्मीर घाटी में देखने को मिली। स्पेशली वो तस्वीरें जो घाटी में 370 हटाए जाने के पहले जो तस्वीरें थी वो ऐसी तस्वीरें थी जिससे पूरी दुनिया की रूह जो है कहाँ पर हर जगह हमने देखा प्रदर्शन, पत्थरबाजी, आतंकवाद और अलगाववाद से पूरा कश्मीर झुलस रहा है। लेकिन घाटी से अगस्त के 5 अगस्त 2019 को जब 370 हटाया गया उसके बाद कश्मीर घाटी में तरह तरह की दिल को सुकून देने वाली तस्वीरें जो है वो सामने आई। सबसे बड़ी मेजर डेवलपमेंट ये आई कि कहीं कैलेंडर देखने को नहीं मिले, कहीं पत्थरबाजी देखने को नहीं मिले। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि लगातार आतंकी पाकिस्तान में बैठे आतंकी जो उनके आका है वो हमेशा इस फिराक में रहते कैसे इस दिन पे किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाएगा। उसी के साथ साथ आने वाले दिनों में जो है यौम आज़ादी का दिन भी जो है देश भर की तरह जम्मू कश्मीर में भी मनाया जाएगा और चाहे गणतंत्र दिवस हो, यौम आज़ादी हो, अमरनाथ यात्रा के ऐसे बड़े दिन हो, उस पर आतंकी किसी बड़े हमले की फिराक में रहते हैं। उसी तरह अगर देखा जाएगा पूरे कश्मीर घाटी में सिक्योरिटी को 4 चौबंद किया गया है, सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया है क्योंकि इनपुट्स ये आ रहे हैं कि फिर से एक बार आतंकी किसी बड़े हमले की फिराक में जो है वो लगे हुए हैं। इससे पहले भी हमने देखा, पिछले हफ्ते हमने देखा कि लगातार बैक टू बैक 2 आतंकी हमले हुए दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में और कुलगाम के ज़िले में, जिसमें एक पुलिस जवान जो है वो शहीद हुआ और दूसरी घटना में जो है 2 नॉन लोकल लेबर जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं उनको भी जो है गोली मारकर उनकी हत्या की। उसके बाद अगर देखा जाएगा कश्मीर के कोने कोने में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया है, जगह जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF के जवान या बाकी सुरक्षा बल जो है वो तैनात किए गए हैं। आने जाने वाले पे नज़र रखी जा रही है, गाड़ी की फ्रिस्किंग जो है वो की जा रही है। उन एरियाज़ को स्पेशली ड्रोन्स के सहारे उन एरियाज़ की निगरानी की जा रही है जो एरियाज़ जो है जिन एरिया से लगता है कि आतंकी जो है किसी हमले को अंजाम दे सकते हैं। अभी अगर देखा जाएगा लाल चौक के इलाके में, ये लाल चौक वही इलाका है जो हमेशा सुर्खियों में रहता था। 2019 से पहले अगर यही लाल चौक के इतिहास की अगर आप बात करेंगे, ये वही लाल चौक है जो हमेशा अलगाववाद और आतंकवाद की वजह से सुर्खियों में रहता है। लेकिन जब क्लॉक टावर के पास तिरंगा फहराया गया उसके बाद 2019 के बाद लाल चौक जो है डेवलपमेंट, विकास, खुशी, खुशहाली की खबरों से जो है वो मशहूर हुआ। अभी अगर देखा जाएगा 11-12 बजे रात की लगातार हमने देखा पर्यटकों का तांता जो है क्लॉक टावर के पास लगा रहता है। लेकिन वहीं कल 5 अगस्त के दिन घाटी में रीजनल पॉलिटिकल पार्टी यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अपनी पार्टी जो है वो प्रदर्शन करने वाले हैं। वैली वाइड प्रोटेस्ट उनकी कॉल दी गई है। स्पेशली PDP की अगर बात करें तो महबूबा मुफ्ती की तरफ से वैली वाइड प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है ताकि जो घाटी से 370 हटाया गया उसकी बहाली के लिए। उसके साथ साथ अपनी पार्टी भी जो है उसका वो भी प्रदर्शन कल करने वाली है। उसको टैकल करने के लिए पूरे कश्मीर घाटी में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया है। स्पेशली लाल चौक के इलाके में मजीद सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। अभी अगर देखा जाएगा पूरे लाल चौक में होटल्स की चेकिंग, वाहनों की चेकिंग, आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है, आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। ये तस्वीरें खाली श्रीनगर के लाल चौक इलाके के से नहीं बल्कि दक्षिणी कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर से लेकर सेंट्रल कश्मीर तक ये तस्वीरें जो है हमें देखने को मिल रही है। और आतंकियों को, जिन आतंकियों ने इस 2 घटनाओं को अंजाम दिया, उनकी तलाशी जो है बड़े पैमाने पर शुरू की गई है।
इंडिया डेली के लिए नासिर खान, कश्मीर। भारत की वांटेड लिस्ट में शामिल शहजाद भट्टी क्या डर गया है? भारत के लगातार हो रहे गैंगस्टर्स के विरोध में ऑपरेशन और खासकर शहजाद भट्टी के नेक्सस को निस्तो नाबूद करने की जो पूरी कोशिशें चल रही हैं, क्या शहजाद भट्टी उससे खौफ में है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर शहजाद भट्टी का एक वीडियो मैसेज जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। हालांकि इंडिया डेली इस वायरल वीडियो की पुष्टि कतई नहीं करता है, लेकिन इस वायरल वीडियो की अगर बात की जाए तो इस वायरल वीडियो में शहजाद भट्टी ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि भारत में जो उसके साथी हैं या उसके जो गुर्गे हैं वो किसी भी हालत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो एक्स हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हो, उन पर जो शहजाद भट्टी की जो वीडियोस अपलोड होती हैं या मैसेजेस आते हैं, ना तो उनको लाइक करे, ना उस आईडी को फॉलो करे और ना ही किसी तरीके का कोई कमेंट करे। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।